हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं, मुगल साम्राज्य का। इसके पहले पार्ट में हमने मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में देखा था, हमने जो है अकबर की नीतियों के बारे में, मनसबदारी प्रथा के बारे में देखा था। और आज हम लगाएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इमारतों के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें बाबरी मस्जिद की तो इसका स्थान है अयोध्या में। ये बनवाया था बाबर के सेनापति मीर बांकी ने। ठीक है, एग्जाम में जो जो पूछे जाते हैं वही मैं आपको बताऊंगी। एतमादुद्दौला का मकबरा, नोट डाउन करते जाइएगा, इतना स्क्रीन में जगह नहीं है कि मैं आप लिख सकूं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइए, एग्जाम में जो है किसी न किसी एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा ये बनाया गया है आगरा में, इसे बनवाया था नूरजहां ने। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, इसे बनवाया है जहांगीर ने। किसने बनवाया है? जहांगीर ने। ठीक है, और अब मैं आपको अकबर द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में बता रही हूँ। आगरा का किला आगरा में, ये सब बनाया है अकबर ने। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। आगरा का किला आगरा में, अकबरी महल आगरा में, दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में, पंचमहल जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है फतेहपुर सीकरी में, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, लाहौर का किला जो है लाहौर में अकबर ने बनवाया। ठीक है, और जो है इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला इलाहाबाद में अकबर ने बनवाया। तो इतनी चीज़ें जो है वो अकबर ने बनवाई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शाहजहां द्वारा बनवाई गई जो है इमारतें। शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं दीवाने आम, दीवाने खास, शाह बुर्ज, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और जामी मस्जिद। ये सारे के सारी जो इमारतें हैं ना, ये आगरा में बनवाई है किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा में बनवाई है। अब दिल्ली में क्या क्या बनवाया है शाहजहां ने, ये भी देख लीजिए। शाहजहानाबाद, जामा मस्जिद, लाल किला, मोती महल, ये सारी इमारतें जो हैं दिल्ली में बनवाई हैं किसने? शाहजहां ने। ठीक है, अब लाहौर की बात कर लेते हैं। तो लाहौर में जो है, लाहौर में शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा महल, ये बनवाया है लाहौर में शाहजहां ने। और अगर मैं बात करूं औरंगजेबकालीन इमारतें, तो ये है राबिया उद्दौरानी का मकबरा, ये बनवाया है औरंगाबाद में औरंगजेब ने। ठीक है, बादशाही मस्जिद बनवाया है लाहौर में औरंगजेब ने। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाई। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि मुगल काल में विभिन्न ग्रंथों का फारसी अनुवाद, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये ऐसी वैसी चीज़ें नहीं है, इसे आप नोट डाउन करो। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठो, है ना। तो मुगल कालीन में विभिन्न ग्रंथों की फारसी अनुवाद, सबसे पहले बात करती हूँ मैं महाभारत की। ठीक है, महाभारत के अनुवादक हैं बदायूनी। कौन है? बदायूनी। और नवीन ग्रंथ का नाम पड़ा रज़्मनामा। ठीक है, रामायण इनके भी अनुवादक हैं बदायूनी। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखें। और एक पंचतंत्र, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पंचतंत्र जो है अनुवाद किया है फारसी भाषा में अबुल फजल ने। ठीक है, कालिया दमन अबुल फजल ने, लीलावती फैजी ने, राजतरंगिणी मोहम्मद शाहबादी। तो ये सारे जो है ना, ये जो है फारसी भाषा में इनको जो है अनुवाद किया गया है। अब अगर मैं बात करूँ मुगलकालीन साहित्य के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी सुन लीजिए। सबसे पहला है साहित्य तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। इसे तुर्की भाषा में लिखा है बाबर ने। दीवान, ये भी तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखी गई है। रिशाल ए उसज, ये भी तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी। ठीक है, हुमायूं नामा ये फारसी भाषा में है और ये लिखी है बाबर की पुत्री ने, यानी कि गुलबदन बेगम ने। ठीक है, और वाक़याते मुश्ताकी ये फारसी भाषा में लिखा है रिजकुल्ला मुश्ताकी। जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगी। तुझके जहांगीरी, तुझके बाबरी मैंने बताया आपको कि जो है बाबर ने बनवाया, और तुझके जहांगीरी जो है ना, वो जहांगीर ने बनवाया है फारसी भाषा में। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और जो है मैंने बुक बता दी आपको।
एक चीज़ मैं आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार। तो देखिए हुमायूं के काल में जो है चित्रकार थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है, देखिए ये जो मुगल कालीन चित्रकार है ना, ये पूछे जाते हैं कि किसके संरक्षण में थे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अकबर कालीन चित्रकार हैं दसवंत, ठीक है, और बसावन। जहांगीर में के काल में जो है बिसनदास और उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, और शाहजहां के काल में है फ़कीरुल्लाह और जो है मीर हाशिम। ठीक है, अब देखिए 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। किसको हरा के? दिल्ली सल्तनत के जो है इब्राहिम लोदी को हरा के पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो मुगल प्रशासन थे ना, ये स्वेच्छाचारी और जो है निरंकुश राजतंत्र पे आधारित थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मुगलों का ना राजत्व सिद्धांत जो है तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जो था ना, इसकी प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में जो है वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने ना इसका वैसा ही विवरण दिया जैसा कि किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है, परंतु ये यात्री ना इसकी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। देखिए सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती हैं मुगल काल में। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ग के दस्तावेज से हमें ये पता लगेगा कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था ना, वो कुल 8000 में से 400 जो है 45 ही थे। तो कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही जो है साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में मिलता था। अब ये देखिए कि मुगल सम्राट और उनके मनसबदार जो थे ना, अपनी आय का बहुत बड़ा भाग जो था ना और जो है वस्तुओं पर लगा देते थे। ठीक है, और इस खर्चे से ना शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। क्यों? क्योंकि वे अपनी वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे इससे। ठीक है, लेकिन ना राजस्व का भार इतना ज़्यादा था ना कि प्राथमिक उत्पादों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था, और इसमें से ना जो बहुत गरीब होते थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। तो वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए ना अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं निवेश की बात भी सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में ना ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ठीक है, तो मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में ना वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। अब देखिए जैसे जैसे मुगल सम्राट जो है वो मुगल की सत्ता जो है पतन की ओर बढ़ती गई ना, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। ठीक है, अब इनमें से कुछ ने नए वंश की स्थापना की, जैसे कि हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि क्या है ना कि वे दिल्ली में मुगल सम्राट को जो है स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तब भी जो है 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में 10वें अध्याय में पढ़ेंगे, और अब हम लगाएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी का मिलान करना है। मनसब क्या होता था? ये पद होता था, आप सभी को पता है। मंगोल, उज्बेक। ठीक है, सिसोदिया राजपूत कहाँ के थे? मेवाड़। ठीक है, राठौर राजपूत मारवाड़। नूरजहां जहांगीर की बीवी थी। सूबेदार गवर्नर। ठीक है, अब जो है हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी, तो क्या थी? काबुल। काबुल। ठीक है, अगला है दक्कन के पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। क्या दिखाता था? सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। अगला है अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुलह ए कुल, ध्यान रखेंगे, सुलह ए कुल के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर जो है राज्य कर सका। क्वेश्चन है अब मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन थे? तो कौन कौन से थे? सबसे पहला था दिल्ली, दिल्ली था, और दूसरा था आगरा। ठीक है, आगरा।
ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मनसबदार जो थे ना, अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जागीर कहा जाता था, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार जो थे ना, वो मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही जो है वहाँ प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और यह राजस्व जो था उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं जो है ना देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। देखिए, मुगलों की आमदनी का ना प्रमुख साधन जो है किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो अधिकतर स्थानों पर किसान जो थे ना ग्रामीण कुलीन यानी कि जमींदारों को अपना राजस्व देते थे और एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार जो है सरकारी खजाने में जमा करते थे। अगला क्वेश्चन है शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से ना अकबर को ये ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता जो होती है वो प्रजा के विभाजन और असामंजस्य के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरी चीज़, ये अनुभव जो था ना अकबर को सुलह ए कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। तीसरी चीज़, इन चर्चाओं ने ना उसे प्रशासन की जो है एक स्पष्ट सोच प्रदान की जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अगला क्वेश्चन है मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया। देखिए, मुगल ना दो महान शासकों के वंशज थे। आप सभी को पता है कि जो है माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और जो है वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। लेकिन ना मुगल जो थे अपने को मंगोल या फिर कह लीजिए मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां ना सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं और दूसरी तरफ मुगल जो थे वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। क्यों? क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने ना 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी। तो देखिए, ये जो है ना निम्न कारणों से जरूरी थी। सबसे पहला कारण ये है कि भू राजस्व जो था ना राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है। दूसरी चीज, समस्त प्रशासनिक कार्य जो है इस आय द्वारा पूरे किए जाते थे। और तीसरी चीज, राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्च की पूर्ति राजस्व से ही तो होती थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। देखिए, मुगलों के साम्राज्य में ना जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए ना वैसे वैसे मुगलों ने जो है तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को भी प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, शुरुआती में जो है उन्होंने सरदार तुर्की को ही जो है सम्मिलित किया था। उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को भी इसके बाद जो है साथ साथ सम्मिलित किया। ठीक है। तो इससे ना मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने का जो है उसे स्थायित्व प्रदान करने का सहायता मिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के जो है समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों का बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? तो देखिए, मुगल साम्राज्य के समाज में ना कई धर्म और जाति के लोग रहते थे और ये स्थिति जो थी ये भारत में भी बनी हुई है। फिर भी भारत में ना विविधता में एकता कायम है। ठीक है। अनेकता में एक, जैसे गाना है ना, अनेकता में एक मंत्र को जन धन फिर अपनाता है। यही चीज़ है हमारे भारत में। ठीक है, कि विविध प्रकार की संस्कृतियां जैसे संगीत हो गए, नृत्य हो गए, भाषा हो गई, पर्व त्योहार हो गए, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा, कई तरह की विविधताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इन सब से ऊपर हम क्या है? हम भारतीय समाज हैं। ठीक है। हमारे यहाँ अनेक धर्मों के लोग भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अनेक जाति के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया। ठीक है। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती नहीं है। ठीक है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोच सकते हैं कि वे अनाज भी इतने ही महत्वपूर्ण है?
सॉरी आज भी इतने ही महत्वपूर्ण है? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कई अधिक बढ़ गया है? तो देखिए, अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो मुगल साम्राज्य में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, ठीक है, और वर्तमान में अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है। लेकिन आप ये समझिए कि राष्ट्रीय आय में ना कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है, और दूसरे क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में, जो कि उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटन, ये सारी सेवाओं का ना योगदान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूँ ना एट द प्रेजेंट टाइम की, तो अमीर और गरीब के बीच का अंतर जो है मुगल साम्राज्य की तुलना में ना बढ़ा ही है, घटा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मुगल काल की, तो मुगल काल में ना 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5% का उपभोग करते थे, जबकि अगर मैं आज की बात करूँ तो 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए यहीं समाप्त होता है मुगल साम्राज्य। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा दी हैं, बता दी हैं। तो मुगल साम्राज्य का एंडिंग होता है। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, वीडियो को शेयर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।